तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ मसल कि मसल जो है वो क्या होता है। मसल में जो मसल प्रोटीन्स हैं जो मायोफिब्रिल्स और फिब्रिल्स बनाती हैं, एक्टिन और मायोसिन नाम की दो प्रोटीन्स हैं। और वही दो प्रोटीन्स जो हैं वो आपको थिन एंड थिक बैंड के फॉर्म के अंदर आपको मसल्स के अंदर देखने को नज़र आती हैं। तो आज हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कि जो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके पीछे मैकेनिज्म कौन सा है और उसमें एटीपी का जो रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो क्या है। तो दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ एटीपी इन मसल कंट्रैक्शन एंड रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कंट्रैक्शन। दोनों ही चीज़ें हमने आज देखनी है। तो एटीपी के साथ मसल कंट्रैक्शन का क्या रोल है वो आपके सामने एक पिक्चर जो है, एक साइकिल जो है मसल कंट्रैक्शन का वो आपके सामने। हमने लास्ट टाइम देखा था कि आपका जो मायोसिन प्रोटीन है इसके ऊपर दो बाइंडिंग साइट होती हैं। एक ये जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसके ऊपर, मतलब यहाँ से ये एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अभी ये बाइंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्टिन ऊपर है और मायोसिन का हेड नीचे है। तो मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ इस स्टेज के ऊपर बाइंड नज़र नहीं आ रहा आपको। और दूसरा है एटीपी बाइंडिंग साइट। अगर हम यहाँ पे एटीपी लगा देते हैं इस एटीपी बाइंडिंग साइट पे, तो इस फर्स्ट स्टेप में एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है जी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। जैसे ही एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज होगी तभी आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड करेगा। मतलब मायोसिन का हेड एक्टिन को सिर्फ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग स्टेट में ही बाइंड कर सकता है। आपकी एटीपी बाइंडिंग स्टेट के अंदर मायोसिन का हेड एक्टिन नाम के फिलामेंट को बाइंड नहीं कर सकता। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज होता है फर्स्ट स्टेप पे, आपका मायोसिन हेड यहाँ पे एक्टिन को क्या कर रहा है जी, बाइंड। इसके बाद जैसे ही ये एडीपी बाइंडिंग स्टेट में आता है ये करता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब ये है कि अभी आपका हेड इस तरीके से बाइंड है एक्टिन को। पावर स्ट्रोक में ये हेड इसको इधर फेंकेगा ऐसे। ये हेड बिल्कुल राइट एंगल पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे राइट एंगल पे हेड आ चुका है, मतलब मायोसिन हेड ने पावर स्ट्रोक जनरेट कर दिया है। मायोसिन हेड ने क्या किया है जी, पावर स्ट्रोक। ये बिल्कुल ऐसे है बच्चे कि जैसे ये आपकी एक्टिन प्रोटीन है, ये मायोसिन का हेड इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ही मायोसिन का हेड इसके ऊपर लगे ये पावर स्ट्रोक करेगा तो एक्टिन को ये इस तरीके से आगे फेंकेगा। एक्टिन फिलामेंट की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। एक्टिन पहले यहाँ पे है तो मायोसिन का हेड इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। जैसे ही ये पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा आपका एक्टिन कहाँ आ गया, फिलामेंट आगे आ जाएगा। तो एक्टिन फिलामेंट आगे आ जाएगा पावर स्ट्रोक के कारण। और ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड मूव कर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है एक्टिन फिलामेंट की। मैंने आपको करके भी दिखाई है कि इस तरीके से आपका एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है जैसे ये पावर स्ट्रोक जनरेट कर रहा है। तो एक्टिन फिलामेंट जब स्लाइड करेगा तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की पढ़नी है, उसमें ये आपको क्लैरिटी होगी कि मायोसिन का हेड जब पावर जनरेट करता है तो एक्टिन का फिलामेंट स्लाइड पास करता है ओवर मायोसिन हेड। और स्लाइडिंग होने से एक्टिन फिलामेंट से मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो जाती है, मसल शॉर्ट कैसे हो जाता है। तो शॉर्टनिंग ऑफ मसल हमने करनी है, मसल फाइबर। शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर जैसे ही हो जाएगी आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और शॉर्टनिंग होने के पीछे एक रीज़न होएगा स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और स्लाइडिंग मूवमेंट एक्टिन फिलामेंट की तब होगी जब मायोसिन का हेड पावर स्ट्रोक जो है वो जनरेट करेगा। और पावर स्ट्रोक तब जनरेट होगा जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो जैसे ही पावर स्ट्रोक हो गया आपका नया एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और जो आपका एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो निकल जाएगा। जैसे ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए, नया एटीपी आ गया, तो यहाँ पे क्या लग गया जी, एटीपी। एटीपी बॉन्डेड स्टेट में इसने मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ देना है। तो चाहे ये कह लो कि एटीपी आकर मायोसिन के हेड को एक्टिन फिलामेंट से रिलीज करवाता है। जब तक एटीपी नहीं आएगा मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाउंड रहेगा। जैसे ही एटीपी आया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, देखो मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ दिया। यही डायग्राम आगे जा रही है।
एटीपी बाइंडिंग स्टेट में मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर रहा। एक ही एटीपी है जो यहाँ पे आया है, यही एटीपी के जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो पावर स्ट्रोक हुआ। तो एक ही एटीपी के आने से दो काम होते हैं कि ये एटीपी मायोसिन के हेड को एक्टिन से दूर तो करवा ही रहा है, वही एटीपी जब आ गया तो बाइंड कर गया तो ये नेक्स्ट साइकिल को भी कंप्लीट करवा रहा है। जैसे ही एटीपी आया मायोसिन के हेड ने एक्टिन को छोड़ दिया, जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ पावर स्ट्रोक हो गया। तो एक ही एटीपी है, ऐसा नहीं कि दो एटीपी एक साइकिल को चला रहे हैं, कि ये जो एटीपी आया है यही यहाँ पे है, यही यहाँ पे है। एक ही एटीपी इस पूरे साइकिल को रन कर रहा है। इन दी एंड एटीपी आएगा तो आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को छोड़ेगा और आपके एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग मूवमेंट होना बंद हो जाएगी, तभी तो आपका मायोसिन का हेड एक्टिन से हटेगा। तो इस तरीके से एटीपी की ज़रूरत पड़ती है अगर मसल को रिलैक्स होना है, क्योंकि जब तक नया एटीपी नहीं आएगा मायोसिन का हेड एक्टिन को नहीं छोड़ेगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। डेथ के बाद जो ऑर्गन जिस स्टेट में होता है, जब मसल जिस स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रह जाता है। अगर हम मान लो डेथ के टाइम किसी का मुंह खुला है तो उसके मुंह को बंद कर देते हैं हम थोड़ी देर बाद, अगर नहीं करेंगे तो वो मुंह जो है उसका वो खुले रहेगा। उसको हम बोलते हैं रिगर मॉर्टिस, क्योंकि डेथ के बाद एटीपी आना बंद हो जाता है। जैसे ही एटीपी आना बंद हो गया तो मायोसिन एक्टिन के साथ, मान लो जिस टाइम पे डेथ हुई बंदे की, वो बोल रहा था, जब उसका वो मुंह खुला था, तो मतलब उसके जॉज जो है, मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर स्टेट में थे और एटीपी आना बंद हो गया एकदम से। एटीपी नहीं आया तो मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड ही रह गया, तो बाइंड ही रह गया तो मसल कॉन्ट्रैक्टर स्टेट में रह गया। तो जो मुर्दा अकड़ जाता है उसके अकड़ने का रीज़न जो है वो रिगर मॉर्टिस जिसको हम बोलते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि नया एटीपी जब तक नहीं आएगा तब तक आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को नहीं छोड़ेगा, और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्टर स्टेट में रहेगा। मसल को रिलैक्स करने के लिए एटीपी का आना ज़रूरी है। एटीपी आएगा तो मायोसिन का हेड एक्टिन को छोड़ देगा, तो मायोसिन हेड जब एक्टिन फिलामेंट को छोड़ देगा तो मसल आपका रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। तो ये है बच्चे रोल ऑफ एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि एटीपी का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो क्या रोल है। एक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका क्या काम है, उसका क्या रोल है, जहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल सेल में क्या करता है। तो मान लो ये आपका एक मसल सेल है, इस मसल सेल में यहाँ पे आपका पड़ा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका मान लो मसल फाइबर कह लो इसको, चाहे मसल सेल कह लो, मसल फाइबर है या मसल सेल है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर होता है बच्चे कैल्शियम स्टोरेज। इसमें क्या पड़ा है जी, कैल्शियम। रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर कोई आपसे पूछे क्या है, इसका काम है कैल्शियम स्टोरेज का। जब आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मसल सेल को, मसल फाइबर को नर्व सिग्नल आएगा जो बोलेगा कि कैल्शियम को रिलीज कर दो। तो यहां से नर्व सिग्नल का आना जरूरी है आपके ब्रेन से। नर्व सिग्नल जैसे ही पहुंचेगा आपके मसल सेल तक, वो सिग्नल पहुंचाया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को क्या करा देगा, रिलीज। साइटोप्लाज्म ऑफ योर मसल सेल। तो ये कैल्शियम जब आएगा तभी आपका जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन को बाइंड कर सकता है। विदाउट एटीपी और विदाउट कैल्शियम आपका जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। पहला हमारा रोल है कि ये जो मायोसिन का हेड है ये इस एक्टिन को बाइंड करना चाहिए। तो पहला क्या हमारा काम है कि ये जो मायोसिन का हेड है
ये इस एक्टिन के फिलामेंट को क्या करना चाहिए जी, बाइंड करना चाहिए। और उसमें रोल प्ले करेगा आपका ये कैल्शियम। अब ये कैल्शियम का क्या रोल रहेगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में कि कैल्शियम जो है वो क्यों ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अभी तक हमने बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ दो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है, एक्टिन एंड मायोसिन। इस फिलामेंट के साथ जो एक्टिन का डाइमर बनता है, एक्टिन का फिलामेंट है, इसके साथ आपको दो और प्रोटीन्स लगी हुई नजर आती हैं जिनका नाम है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये हमने देखा था कि ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन एक डाइमर स्टेट में होती है। एक्टिन का डाइमर हम इसको लिखते हैं। एक्टिन क्या होती है जी, डाइमर फॉर्म में। ये आपके सामने एक्टिन का डाइमर है। इस एक्टिन के डाइमर के ऊपर, तो इस एक्टिन के प्रोटीन के ऊपर क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन नाम की प्रोटीन ने इसको इस तरीके से ऊपर से कवर किया होता है। ये कौन सी प्रोटीन है जी, ट्रोपोमायोसिन। इसने क्या किया हुआ है जी, इसने एक्टिन को इस जगह से कवर किया हुआ है, यहां से कवर किया हुआ है, यहां से कवर किया हुआ है, यहां से। यहां पे होती है एक्टिन के ऊपर, यहां पे मायोसिन के हेड ने लगना है, यहां पे बस यहां पे हेड को लगना है। उस जगह को इस ट्रोपोमायोसिन ने छुपाया हुआ है। जैसे मान लो, जैसे ये आपका एक्टिन है और यहां पे आपके हेड को लगना है, और अगर इस जगह को मैं छुपा दूं तो ये हेड यहां पे नहीं लग पाएगा। इस हेड को इस एक्टिन के ऊपर इस जगह पे लगना है, और अगर इस जगह को मैं मास्क कर दूं, छुपा दूं किसी दूसरी प्रोटीन के साथ, तो ये हेड यहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा। सेम चीज है, आपके मान लो मायोसिन के हेड को यहां लगना था, पर उस जगह को तो ट्रोपोमायोसिन ने छुपाया हुआ है। जिस जगह पे इस हेड को लगना था, इस हेड के ऊपर क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो आपके हेड को इस एक्टिन के ऊपर लगना था, बट उस एक्टिन को तो कवर किया हुआ है किसने, ट्रोपोमायोसिन नाम की एक रोप लाइक प्रोटीन ने। मान लो आपके हेड को यहां पे लगना था, इस हेड को भी यहां लगना था, बट इस जगह को तो छुपाया हुआ है किसने, ट्रोपोमायोसिन नाम की प्रोटीन ने। तो एक्टिन के ऊपर यहां पे मायोसिन के हेड को लगना होता है, उस जगह को आपके ट्रोपोमायोसिन नाम की प्रोटीन ने हाइड किया होता है। तो जब तक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन वहां पे है, आपका जो मायोसिन हेड है वो आपकी एक्टिन प्रोटीन के ऊपर नहीं लग सकता। तो मसल आपका रिलैक्स स्टेट में रहेगा। जब आपके मसल को कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप कोई काम ही नहीं कर रहे, आपका मसल इन्वॉल्व ही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन में, तो मसल फिर रिलैक्स रहना चाहिए। और रिलैक्स रहने का एक ही तरीका है कि मायोसिन के हेड को लगने ना दिया जाए। और मायोसिन का हेड कैसे नहीं लगेगा, अगर एक्टिन प्रोटीन को ट्रोपोमायोसिन नाम की प्रोटीन कवर कर ले। तो आपकी ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के अलावा यहाँ पे एक और प्रोटीन होती है। ट्रोपोमायोसिन के अलावा यहाँ पे एक और प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। ये जो डॉट लाइक प्रोटीन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, इनका नाम क्या है जी, ट्रोपोनिन।
एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स हमने देखी हुई हैं कि मसल में होती हैं, अभी तक डिस्कस की हैं हमने एक्टिन एंड मायोसिन। इनके अलावा दो प्रोटीन यहाँ पे और हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? ट्रोपोमायोसिन ने तो एक्टिन के ऊपर जिस जगह पे मायोसिन को बाइंड करना है उस जगह को हाइड किया हुआ है, मायोसिन बाइंडिंग साइड को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। ट्रोपोनिन और कैल्शियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी मैंने आपको बोला था जैसे ही यहाँ से नर्व सिग्नल आएगा आपके मसल को कि भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कैल्शियम बाहर रिलीज हो जाएगा। अब यहीं पे आपकी एक्टिन है, यहीं पे आपके मायोसिन का हेड है मसल के अंदर ही, यहीं पे आपकी ट्रोपोमायोसिन है, यहीं पे आपकी ट्रोपोनिन है। ये कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आके इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के ऊपर बाइंड कर जाता है। दैट मीन्स दिस ट्रोपोनिन इज ए कैल्शियम रिसेप्टर। ट्रोपोनिन आएगा और इस कैल्शियम के ऊपर क्या कर जाएगा, कैल्शियम आएगा और इस ट्रोपोनिन के ऊपर क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन पे बाइंड करता है, इस कैल्शियम ये ट्रोपोमायोसिन को यहां से हटा देगा, एक्टिन के ऊपर से हटा देगा, खींच के दूसरी साइड कर देगा। ट्रोपोनिन प्रोटीन का काम है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को एक्टिन की प्रोटीन से हटा देना। हटाने से क्या होएगा? आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड कर जाएगा। और ट्रोपोनिन कब तक नहीं हटाएगा? जब तक कैल्शियम नहीं आएगा। कैल्शियम कहां से आना है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और कैल्शियम कब बाहर आएगा? जब नर्व सिग्नल आएगा। नर्व सिग्नल कौन भेजेगा? ब्रेन भेजेगा। आपके ब्रेन को पता नहीं कि आपको हाथ हिलाना है, तो हाथ के मसल सेल को ब्रेन सिग्नल भेजेगा, नर्व सिग्नल। अभी मैं लिख रहा हूं तो मेरा ब्रेन मेरी उंगलियों को सिग्नल भेज रहा है, उंगलियों के जो मसल्स हैं। तो ब्रेन ने नर्व सिग्नल मसल सेल को भेजा। मसल सेल के जो सेल है उसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा है उसका काम कैल्शियम स्टोरेज का है। वो कैल्शियम जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा। वो कैल्शियम अपने रिसेप्टर पे जाके लगेगा। रिसेप्टर का नाम ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन पे जैसे ही कैल्शियम का रिसेप्टर ट्रोपोनिन रिसेप्टर पे जैसे ही कैल्शियम आके लगेगा वो ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से हटा देगा, तो एक्टिन प्रोटीन को फ्री कर देगा। जैसे इस डायग्राम में है, यहाँ पे कोई ट्रोपोमायोसिन आपको नजर नहीं आ रही। अगर ट्रोपोमायोसिन नहीं है तो आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड कर देगा। ये देखो बाइंड कर गया। बट शर्त क्या है? एटीपी हाइड्रोलाइज होनी चाहिए, एटीपी इस स्टेट में होनी चाहिए। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की स्टेट में एटीपी होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने कोई ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन आपको नहीं दिखाई थी, बट इन एक्चुअल ये होता है। तो होगा क्या? जैसे ही कैल्शियम आएगा, जहां ऊपर लिख लें हम, ऊपर से जैसे ही कैल्शियम आया तो कैल्शियम अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। कैल्शियम यहां पे बाइंड कर गया। कैल्शियम के बाइंड करने के बाद क्या हुआ? आपका एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो गया। उसके ऊपर जो ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ था वो हट गया। एक्टिन एक्सपोज्ड, और एक्सपोज एक्टिन हम इसको लिखें। नीचे आपका हेड पड़ा है मायोसिन का, अब उसके लगने के लिए जगह खाली हो गई है, तो वो अपना हेड जो है वो आपका वो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर लग जाएगा। तो आपका हेड यहां पे देखो बाइंड कर जाएगा। मायोसिन हेड, चाहे आप यहाँ पे एटीपी ले आओ, तो यहाँ पे एटीपी लगा हुआ है एटीपी स्टेट में। जब एटीपी की स्टेट में है तो हेड नहीं बाइंड कर रहा। यहाँ पे कौन सी स्टेट में आ गया? एडीपी में।
यहाँ पे कौन सी स्टेट में जी, एडीपी। यहाँ पे आप लिख दो एटीपी हाइड्रोलाइसिस, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि एटीपी जो लगी थी यहाँ पे वो हाइड्रोलाइसिस होगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तभी आपका मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन को बाइंड कर गया। अब जिसको बाइंड कर गया है तो ये स्ट्रोक में जाएगा, स्ट्रोक देगा तो सारा का सारा एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करेगा। जैसे ये आपका एक्टिन है, ये आपका मायोसिन है, मायोसिन का हेड है। जैसे ये इसको स्ट्रोक मारेगा आपका मायोसिन का हेड, एक्टिन जो है वो उसके आगे आ जाएगा इस तरीके से। एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो मायोसिन के हेड ने करानी है। ये पावर स्ट्रोक मारेगा और एक्टिन का फिलामेंट इस तरीके से आगे आएगा। आगे आने से क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें आपका एक्टिन का फिलामेंट स्लाइड पास करेगा ओवर मायोसिन फिलामेंट फॉर मसल कंट्रैक्शन। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको कि मायोसिन जो प्रोटीन का हेड है वो एक्टिन प्रोटीन को बाइंड कैसे करेगा। उसमें कैल्शियम का, ट्रोपोनिन का, ट्रोपोमायोसिन का और एटीपी का, इन चारों का रोल है। इस डायग्राम में उन चारों का रोल आपको क्लियर हो रहा है। होता क्या है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन ने एक्टिन प्रोटीन को कवर किया होता है। ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को इसलिए कवर किया है कि जब मसल कंट्रैक्शन की जरूरत नहीं है तो मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड ना कर पाए। अदरवाइज तो हर टाइम पे आपका मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा, रिलैक्स कैसे होएगा मसल। तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं उसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है। बट साथ ही में ट्रोपोमायोसिन के साथ एक प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, वो एक कैल्शियम का रिसेप्टर है। जैसे ही आपकी बॉडी को नीड महसूस होती है कि मुझे अब मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो उसके लिए सिग्नल कहाँ से आएगा जी, सिग्नल ब्रेन से आएगा। ब्रेन जो है वो नर्व सिग्नल भेजेगा, नर्व सिग्नल जाएगा आपके मसल सेल के पास। मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही कैल्शियम स्टोरेज का होता है। कैल्शियम स्टोरेज जो उसने की है उसको जैसे ही नर्व सिग्नल मिलेगा वो कैल्शियम को बाहर रिलीज करेगा। कैल्शियम जैसे ही रिलीज होता है वो जाके अपने रिसेप्टर प्रोटीन पे लग जाएगा। रिसेप्टर प्रोटीन का नाम क्या है जी, ट्रोपोनिन। तो ये आपके सामने ट्रोपोनिन पड़ी है। ट्रोपोनिन जो है वो अपने कैल्शियम रिसेप्टर को बाइंड करेगी और ट्रोपोमायोसिन को दूर फेंक देगी, खींच देगी, यहाँ से बाहर हटा देगी, यहाँ से चाहिए कह लो। अगर उसने यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया तो एक्टिन की सारी साइट एक्सपोज होगी, वहाँ पे मायोसिन का हेड बाइंड कर सकता है। बट लगने के लिए क्या आना चाहिए, एटीपी आना चाहिए। एटीपी जैसे ही यहाँ पे लगेगा तब मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि मायोसिन के हेड को एक्टिन पे बाइंड करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। और उसके लिए इस एटीपी को हाइड्रोलाइसिस होनी पड़ेगी। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। अब ये मायोसिन का हेड यहाँ से तभी हट सकता है जब नया एटीपी आएगा, तभी जाके ये मायोसिन का हेड इस एक्टिन को क्या करेगा, छोड़ेगा। बट उससे पहले ये इसको क्या कराएगा, पावर स्ट्रोक। ये मायोसिन का हेड इस एक्टिन को इधर खींचेगा, ये मायोसिन का हेड भी इधर खींचेगा, तो ओवरऑल आपका एक्टिन फिलामेंट यहाँ से खिसक के स्लाइड करके इधर आ जाएगा। इधर आने से क्या होगा वो हम देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कि फिलामेंट जो है, एक्टिन का फिलामेंट वो स्लाइड करेगा ओवर मायोसिन फिलामेंट। और उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मसल कंट्रैक्शन के अंदर जब मसल की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर और व्हाट इज सार्कोमियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे मसल कंट्रैक्शन थ्योरी, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। So what is sarcomere?
So sarcomere is the structural and functional unit of muscle. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल जो है बच्चे वो सार्कोमियर है। सार्कोमियर क्या है और कैसे काम करती है ये हमें देखना है। ये आपका थिन फिलामेंट है बच्चे जिसका नाम एक्टिन है। नीचे इसके होता है मायोसिन जो आपका थिक फिलामेंट है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट होता है और एक्टिन जो है वो हमारा थिन फिलामेंट होता है। इसके नीचे भी यहाँ पे आपको मायोसिन नज़र आएगा, यहाँ पे भी आपको मायोसिन नज़र आएगा। ये मायोसिन के हेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। तो मैंने आपको मसल के ऊपर एक बैंड दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद है। इस तरीके से हमने बैंड देखे थे वहाँ पे मसल सेल के ऊपर। इस तरीके से अगर हमने कोई मसल सेल बनाया था उसमें इस तरीके से आपने बैंड देखे थे। डार्क वाले को मैंने लिखा था थिक बैंड। ये जो लाइट वाला एरिया है वाइट कलर का, इसको हमने लिखा था थिन बैंड। थिन बैंड मतलब यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन पड़ी है, एक्टिन फिलामेंट पड़ा है। और थिक बैंड का मतलब यहाँ पे क्या पड़ा है जी, मायोसिन पड़ा है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, थिन थिक थिन थिक थिन थिक थिन थिक। इधर भी सेम आधा बनाया ये डायग्राम हमने, यहाँ पे भी सेम, इधर भी सारी सेम, ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर इधर भी है और ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर जो है वो आपकी इधर भी है। ऐसी सेम स्ट्रक्चर आपको इधर भी नज़र आएगी। ऐसी सेम स्ट्रक्चर आपको इधर नज़र आएगी। तो यही सेम स्ट्रक्चर इधर भी है, यही सेम स्ट्रक्चर इधर भी है। तो इसलिए मैंने इधर भी आधी दिखाई है, ये इधर भी आधी दिखाई है। आप अगर इधर नहीं भी दिखाओगे तो भी चल जाएगा। इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सार्कोमियर। इसको हम लिखते हैं जेड लाइन। This is the structural and functional unit of muscle, that is sarcomere, present between two Z lines. अब इस सार्कोमियर के अंदर क्या है, मायोसिन है ये वाला, और ये एक्टिन है। मतलब थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है। दिस इज रेपिटेशन ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट। तो मैं इसको थिन फिलामेंट भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं एक्टिन लिखूँ चाहे मैं थिन फिलामेंट लिखूँ।
ये है जी थिक फिलामेंट। तो थिन एंड थिक फिलामेंट आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहे हैं। अब यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतने एरिए को हम लिखते हैं आई बैंड। और यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट तक इतने एरिए को हम लिखते हैं ए बैंड। ए बैंड, ए मीन्स एनाइसोट्रोपिक एंड आई मीन्स आइसोट्रोपिक। आई बैंड वाले एरिया में देखो बच्चे, यहां इस एरिया से इस एरिया में इतने एरिया में कौन से फिलामेंट नजर आ रहे हैं आपको? मतलब यहां से यहां तक बीच में कौन से फिलामेंट नजर आ रहे हैं? दोनों पेन्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट नजर आ रहा है, इसमें थिक फिलामेंट है ही नहीं। तो आई बैंड कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन फिलामेंट्स। आइसोट्रोपिक, आइसो मीन्स सेम। जिस एरिया में थिन 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 सेम बैंडिंग पैटर्न चल रहा है, जिसमें थिक बैंड है ही नहीं, तो दैट्स वाई आइसोट्रोपिक बैंड और आइसोट्रोपिक एरिया, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। ये सिमिलरली इधर भी है और इधर भी होएगा। ये मायोसिन का जो प्रोटीन है मुझसे थोड़ी इधर बन गई है ज़्यादा, ये थोड़ी बीच में आनी चाहिए थी, जैसे इसके बीच में है, सेंटर पे है। इधर भी मैंने थोड़ी सेंटर से बनाई है, तो इस मायोसिन को थोड़ा सा इधर करके बनाओगे, जैसे यहाँ पे सेट ठीक बनी है ये। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो एरिया है वो आई बैंड है, दोनों साइड। और यहां से लेके यहां तक देखो थिन बैंड भी है, थिक भी है। थिन थिक थिन थिक थिन थिक थिन, नीचे थिक होएगा। तो यहां पे ए बैंड, ए मींस अनआइसोट्रोपिक बैंड। तो सार्कोमेर consist of I band and A band. I band is the isotropic band where only thin filament is present. Myosin is absent in that area. And A band में thin, thick, thin, thick, thin, thick. तो A बैंड में आपको दोनों फिलामेंट जो है वो नजर आ रहे हैं। सो I मीन्स आइसोट्रोपिक एंड A मीन्स एनाइसोट्रोपिक। तो सार्कोमियर जो है प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइन। So sarcomere is the structure and functional unit of muscle, and it is the area between the two Z lines. It consists of thin and thick filaments, that is actin and myosin. और इसमें क्या है, आई एंड ए बैंड आपको देखने को नजर आ रहे हैं। अब इसमें एक होता है सिर्फ एच बैंड, जो एरिया सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, इतना एरिया, मतलब दिस एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, इसको कई बार लिखा जाता है एच जोन। इसको कई बार सिर्फ क्या लिखा होता है, एच जोन। इस एच जोन में देखो इतने एरिया में सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट आएगा, थिन नहीं आएगा। थिक फिलामेंट, नो थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, नो थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, नो थिन फिलामेंट। सो दैट मीन दिस ओनली दिस एरिया having only thick filament, that is myosin. This area or this zone is called as H zone. H zone वो एरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है। I जोन वो एरिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है। A जोन वो एरिया है जिसमें थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं। थिन फिलामेंट फिर थिक,
फिर थिन, फिर थिक, फिर थिन, फिर थिक, फिर थिन, फिर थिक। ये ए बैंड है, ए एरिया है। और अगर मैं सिर्फ इतना बीच का एरिया देखूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, इतना एरिया बीच वाला, इसको हम बोलते हैं ए बैंड। और दिस इज अ वन सार्कोमियर। इधर आपका दूसरा सार्कोमियर है, इधर आपका तीसरा सार्कोमियर है, इधर एक जेड लाइन है, एक जेड लाइन इधर जाके होएगी कहीं पे, तो उसमें भी ये सेम चीज ही आपको देखने को नजर आएगी। सो दैट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, दैट इज सार्कोमियर। अब इस सार्कोमियर को हमें शॉर्ट करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। ये इतनी सार्कोमियर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी, इतनी रह जाएगी। इधर वाली भी जैसे इतनी है, इधर वाली सार्कोमियर और इधर वाली, ये सारी सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएंगी। और एक मसल के अंदर बहुत सारी सार्कोमियर्स होती हैं। मसल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सार्कोमियर, और शॉर्टनिंग ऑफ वन सार्कोमियर जो है वो इफेक्ट पाएगी साथ वाली सार्कोमियर पे, उसकी भी शॉर्टनिंग होएगी। सो कम्यूटेटिव इफेक्ट क्या आएगा? जब सारी सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएंगी तो कम्यूटेटिव इफेक्ट ये आएगा कि आपका सारा का सारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मसल शॉर्ट हो जाता है। एक सार्कोमियर जब शॉर्ट होएगा तो हजारों लाखों सार्कोमियर से मिलकर मसल बनता है, और वो मसल सारा का सारा शॉर्ट होएगा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्टर स्टेट में चला जाएगा। शॉर्ट होने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन का हेड इसको बाइंड करेगा और इसको इधर खींचेगा, और ये मायोसिन का हेड इस एक्टिन को बाइंड करेगा, इसको इधर खींचेगा। दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हमें ये पता है कि मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड करेगा, और जब ये एक्टिन को बाइंड करेगा तो इसको इधर खींचेगा। ये वाला मायोसिन का हेड एक्टिन को इधर खींचेगा, तो दोनों एक्टिन इधर जाएंगी एक दूसरे की ओर, दोनों एक्टिन मूव करेंगी ऐसे। जैसे ये एक्टिन है ऊपर और ये एक्टिन है, ये दोनों एक्टिन एक दूसरे की ओर मूव करेंगे ऐसे यहाँ पे, तो आपका सार्कोमियर शॉर्ट होएगा। जब ये रिलैक्स है तो ये दोनों एक्टिन दूर पड़ी एक दूसरे से, बीच में इतना गैप है दोनों के। जब ये कंट्रैक्ट करेगा आपका मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट होएगी, तो दोनों एक्टिन के फिलामेंट स्लाइड करेंगे, क्लोज आ जाएंगे इस तरीके से। तो शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हो जाएगी, और शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर जो है उसकी वजह से ही आपके पूरे मसल की जो है वो क्या हो जाएगी? शॉर्टनिंग। और एक सार्कोमियर शॉर्ट होने से पूरा का पूरा मसल शॉर्ट हो जाता है, और बहुत सारी सार्कोमियर जब शॉर्ट होंगी तो सारे के सारे मसल शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। और जैसे ही रिलैक्सेशन होएगी, ये दोनों जो एक्टिन फिलामेंट है दोनों दूर चले जाएंगे, तो सार्कोमियर की लेंथ बढ़ जाएगी। सार्कोमियर की लेंथ बढ़ जाएगी तो सभी सार्कोमियर की लेंथ बढ़ेगी, तो कम्युलेटिव इफेक्ट ये आएगा कि मसल की लेंथ बढ़ जाएगी, मसल आपका रिलैक्स हो जाएगा। सो इसी वजह से थ्योरी प्रपोज की गई है जिसका नाम है मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें एक्टिन के फिलामेंट स्लाइड पास करेंगे ओवर मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन का फिलामेंट जब इधर आएगा, ये एक्टिन का फिलामेंट जब इधर आएगा तो मायोसिन के ऊपर से स्लाइड करता हुआ आएगा। ये एक्टिन का फिलामेंट जब इधर आएगा तो ये मायोसिन के हेड को, मायोसिन के फिलामेंट को स्लाइड करेगा, तो दोनों एक्टिन के फिलामेंट सेंटर पे ज्वाइन करेंगे। दैट इज़ और मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको रिकॉर्ड करूँगा और वो भेजूँगा लेक्चर। तो तब तक के लिए आप इसके थ्रू गो थ्रू हो जाओ। इसमें कोई भी डाउट होएगा तो आप बच्चे मुझे बता सकते हो।